The situation I framed had a cache in it. Were you able to find it? अच्छा जी, just to give you a recap, we were trying to figure out what was 1111A. Any amount is credited in a person's books of account, and we are bounded by the words credited in a person's books of account. If it is not credited in a person's books of account, so then we have trouble. So first was कि जी bogus creditors या loan है, loan और the trade creditor is present in the ledger and the balance sheet. अगर ये चीज़ यहाँ पर है तो credited in a person's books of account, this condition is fulfilled. ठीक है जी, अगर ये फुलफिल होगी, लेकिन अगर वेरीफाई नहीं हो रहे तो आपके ये बोगस क्रेडिटर्स बन गए या बोगस लोन बन गया, राइट? या और वो किस तरह आपने किया कि जी बोगस के हैं, आपने अमाउंट वेरीफाई किया इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर्स, और या उन्होंने डिनाई कर दिया, या लेटर इट वाज नॉट अप्लाइड विद और रिटर्न पोस्ट। ये जो आखिरी दो हैं ये डाउटफुल केसेस होते हैं, कोर्ट्स इसको इतना फेवरेबली नहीं दे लुक अपॉन इट। अगर तो उसने डिनाई कर दिया तो आउटराइटली इट्स योर केस। अगर लेटर में रिप्लाई नहीं किया तो ही हैज़ चोजन टू एब्सटेन हिमसेल्फ फ्रॉम आंसरिंग योर क्वेश्चन, तो उसमें दोबारा शायद आपको एक आध दफ़ा वो कहेंगे जी उसको लेटर लिख के वेरिफिकेशन करने की अगली थर्ड पार्टी वेरीफाई कर रही कि नहीं कर रही, या टेक्स्ट पेयर आपको एविडेंस देगा कि जी वो रिप्लाई करे ना करे, मेरे पास ये कंप्लीट एविडेंस है, बैंक ट्रांजैक्शन भी है, सेल टैक्स के अंदर भी डिक्लेयर किया हुआ है, मेरे लेजर्स भी बता रहे हैं, आप बताएं आपको और कौन सा एविडेंस चाहिए। और जो रिटर्न पोस्ट है उस पर आपका ये केस होगा कि जी इसने जो एड्रेस दिया था उस पर यह पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। कमिश्नर अपील्स के पास जाएगा तो कहेंगे जी अगर कोई कंप्लीट एड्रेस है तो उसे लेके दे दें मुझे, हम दोबारा लेटर भेज देते हैं। अदरवाइज रिटर्न पोस्ट मीन्स कि जनाब यू आर बेसिकली प्रिज्यूमिंग कि वो पार्टी बोगस है, उस एड्रेस पे एग्जिस्ट नहीं कर रही। अगर उसने वो आपको एड्रेस इनकम्प्लीट दिया तो कमिश्नर अपील्स की स्टेज पे आपको दे देगा। द नेक्स्ट वन वॉज कि जी लोन और ट्रेड क्रेडिटर लेजर में तो है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अगर लेजर में है और बैलेंस शीट में नहीं लेके गया तो ऑब्वियसली आप अगेन उसने वो रिजल्ट वहाँ से गायब कर दिया, तो एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड, ये वाली कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। और द लोन और द ट्रेड क्रेडिटर अमाउंट इज ऑन बैलेंस शीट बट लेजर इज नॉट प्रोवाइडेड। कल हमने कहा था कि बैलेंस शीट इज अ लेजर, इट इज अ बुक ऑफ अकाउंट, इट्स अ समरी ऑफ ऑल ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और अगर वो नहीं मानता तो फिर यू विल गो विद दिस वन कि जी अच्छा अगर वैसे नहीं मानते तो 1111B जो है उसका कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपने कोई क्रेडिट एंट्री छुपाई है तो एज डबल एंट्री सिस्टम यू हैव अ एसेट जिसको आप हाइड कर रहे हैं। अगर वो नहीं मानते अव्वल तो वो मान जाएंगे आपके। अच्छा, इस पे एक और भी एक्सप्लेनेशन है, वो भी मैं बाद में जाके नीचे डिस्कस करता हूँ। थर्ड वन वॉज कि जी लोन और क्रेडिटर इज प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट बट इट इज नॉट इन द लेजर। ठीक है, ये वही वाली कंडीशन आपकी फुलफिल होगी है कि जी अगर बैलेंस शीट है तो दैट इज अ बुक ऑफ अकाउंट। अगली थी आपकी लोन और क्रेडिटर एस्टैब्लिश थ्रू वाउचर बट नॉट इन द लेजर, और लेजर नॉट प्रोवाइडेड और इट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द बैलेंस शीट। अगेन मैंने आपको कहा था कि अगर कोई आपको ये कंटेस्टिंग करता कि वाउचर जो है वो बुक ऑफ अकाउंट नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज वाउचर अगर आपको कहा था सेक्शन 211 एंड सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 दैट गोज इन योर फेवर कि जी वाउचर जो है उसने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है और वो उसके प्राइमरी रिकॉर्ड है जहाँ से बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी बन रही हैं। और अगर वो नहीं मानते वहाँ पे वाचर्स को तो फिर ऑल्टरनेट क्या है आपके पास कि अदरवाइज कॉरस्पॉन्डिंग सप्रेशन ऑफ एसेट है। आपके पास एंट्री कौन सी है, क्रेडिट साइड की, तो डबल एंट्री सिस्टम में आपके पास दूसरी एंट्री क्या होगी, डेबिट साइड की। देयर इज अ क्रेडिट एंट्री एंड देन देयर वुड बी अ कॉरस्पॉन्डिंग डेबिट एंट्री। डेबिट एंट्री एसेट की भी हो सकती है और डेबिट एंट्री एक्सपेंडिचर की भी हो सकती है। ठीक है,
तो अगर आप कहते हैं कि जी आपने ये एंट्री हाइड की है, तो ज़रूरी नहीं कि जो भी आपने मैंने कहा था, देयर इज़ अनदर एक्सप्लेनेशन कि एसेट भी हो सकता है आपका, और कॉरस्पॉन्डिंगली उस अमाउंट से आपने वो जो लोन अमाउंट कोई आई है, कुछ और आया, वो एसेट भी क्रिएट किया जा सकता है और उससे कोई आपने कर्जा लेके खर्चा भी कर सकते हैं अपना। यू कैन एंटर इनटू एन एक्सपेंडिचर एज वेल। ठीक है, तो वो बी है या सी है, या आप ये कहते हैं कि भाई आपने जो ट्रेड क्रेडिटर्स लिए थे या आपको लोन अमाउंट आई है, आपने उसको बिजनेस में सर्कुलेट किया है, आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया है, तो व्हाट डिड यू डू कि आपने जो उससे पैसे आए हैं उसने सप्रेशन ऑफ परचेज की है, प्रोडक्शन की थी, एंड हेंस सेल। तो डी भी आपका यहाँ पे लग सकता है कि अगर आपने मनी पंप इन किया बिजनेस में, ट्रेड क्रेडिटर्स खड़े हुए थे वहाँ पे, तो आपने ज़ाहिर बात है कोई परचेजेस किए हैं ना रॉ मटेरियल की, और उसके बाद आपने उसकी प्रोडक्शन की और फिर सेल की है। लेकिन डी इस केस में इट इज़ टू डिस्टेंट, प्रिजम्पशंस बनी हैं कि जनाब इस अमाउंट से आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया, कुछ उससे प्रोडक्शन की और कुछ सेल की, और कोर्ट्स आपको क्या कहती हैं कि जनाब आप हर चीज़ एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करें। तो थ्योरेटिकली यस इट इज़ पॉसिबल कि आप इधर से रिलेशन डी पे बिल्ड कर दें, बट इट इज़ टू डिस्टेंट अ रिलेशनशिप टू बिल्ड इट विद एविडेंसेस, जो कि कोर्ट अमूमन आपसे मांगती है कि नहीं जनाब सेल का भी एविडेंस दें, किस पार्टी को सेल की है, कहाँ की है, प्रोडक्शन कैसे की है, क्या एविडेंस है आपके पास। फर्दर इधर तो आपकी क्रेडिट एंट्री थी, तो क्रेडिट वर्सेस डेबिट एंट्री, क्रेडिट वर्सेस डेबिट एंट्री जब आप डी में लेके जा रहे हैं तो फिर इट्स क्रेडिट वर्सेस क्रेडिट एंट्री, इट इज क्रेडिट वर्सेस डी। जो है सेलें आपकी, इनकम आपकी क्रेडिट होती है, वो डेबिट नहीं है। तो वो डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ पे नहीं चलेगा। और ऑल्दो अल्टीमेट रिजल्ट उसका यही है कि ये यहाँ से कहीं पहले एसेट या एक्सपेंडिचर हुआ और उसके बाद अल्टीमेटली ये गया, लेकिन इट्स अ सेकंड स्टेप। तो डी जो है इट्स अ डिस्टेंट रिलेशनशिप। डायरेक्टली आप डबल एंट्री से जहाँ वो बिल्ड करते हैं ना कि जनाब अगर आप उस तरह नहीं मानते तो फिर आप यू आर ओनर ऑफ एन एसेट, यहाँ आपने एक्सपेंडिचर किया है, तो डी में वो क्रेडिट वर्सेस डेबिट नहीं, क्रेडिट वर्सेस क्रेडिट आ जाएगी। तो फर्स्ट वन वैसे भी जो ये एसेट वाली है, जब आप किसी को कहते हैं ना जी अच्छा तुम्हारी क्रेडिट एंट्री थी तो यू मस्ट बी एन ओनर ऑफ एसेट, तो आपको स्ट्राइक फॉरन कर जाता है माइंड में, तो एक फेवरेबल रिस्पॉन्स आपकी जनरेट हो जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ की हैं। तो अब मैंने आपको कहा था कि फ्रेमवर्क में आपको दूंगा, जो प्रॉब्लम आती है कन्फ्यूजन वो इसी वजह से आती है कि अगेंस्ट अ सिंगल डेबिट एंट्री यू कैन हैव, against a simple credit entry you can have two debit possibilities in terms of asset or in terms of expenditure, and the third one is कि जी ultimately business के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं उससे आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन वगैरह, सप्रेशन, सेल और इनकम, तो तीसरी उधर भी जाती है। लेकिन ये इट्स अ डिस्टेंट थिंग और वहाँ पे कोर्ट्स कहती हैं कि जी हमें एविडेंस दें। ठीक है जी, अगली देखिएगा, आपको मैं आंसर उसका बाद में दूंगा कि क्या उसमें कैच है। लोन हैज बीन टेकन बट व्हाट इफ वी कम टू नो इफ वाया थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब आपको थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन मिली है, बुक्स ऑफ अकाउंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, एंड यू आर बाउंडेड बाय द लैंग्वेज कि आपको लॉयर आगे से कहता है कि जी आपने 111A लगाना है तो एनी अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अ पर्सन्स बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको इंफॉर्मेशन मिली है क्या थर्ड पार्टी से, आप कहते हैं जी ये थर्ड पार्टी की जो इंफॉर्मेशन है तो इट शुड हैव बीन क्रेडिटेड इनटू योर बुक्स ऑफ, आपका वर्जन होगा कि जी इट शुड हैव बीन। तो कहे जी ठीक है शुड हैव बीन, लेकिन आपका लॉ जो है आपको कह रहा है कि इट शुड बी क्रेडिटेड, नॉट वर्ड यूज ये नहीं हुए कि शुड हैव बीन क्रेडिटेड। वो कहे जी आपको वो एंट्री उठाने की इजाजत है जहां पे एनी अमाउंट हैज बीन इज क्रेडिटेड, शुड हैव बीन क्रेडिटेड के वर्ड्स नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इसको फेवरेबली इंटरप्रेट कर दे कि जी इज क्रेडिटेड मींस इट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, तो फिर हमारी लाइफ ज़रा आसान हो जाएगी। अभी तक मेरी नज़र से ऐसी जजमेंट नहीं कोई गुजरी कि जहाँ पे कोर्ट्स ने फेवरेबली ये कहा हो कि वो शुड हैव बीन जो है ना इट शुड बी रेड इक्वल टू इज क्रेडिटेड। अगर मिल जाए तो आपकी लाइफ आसान है, अदरवाइज फिर वही झगड़ा है कि जी नहीं ये इज क्रेडिटेड नहीं है, तो थर्ड पार्टी का फिर क्या करेंगे। उस सूरत में फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम डबल एंट्री सिस्टम का सहारा लेते हुए कहें कि जनाब शुड हैव बीन के अगेंस्ट आपकी एक डेबिट एंट्री होगी एंड यू हैव क्रिएटेड एन एसेट
और कमिटेड एंड एक्सपेंडिचर। और डिस्टेंट में जाना है तो फिर आप डी लगा सकते हैं, लेकिन डी वुड बी टू डिस्टेंट अ फ्यूचर। टू डिस्टेंस में आपको जो है ना वो आपको एजम्पशंस और प्रिजम्पशंस बड़ी आ जाती हैं कि जी रॉ मटेरियल ख़रीदा, उसको प्रोसेस किया, प्रोडक्शन की, बेचा, किन पार्टीज़ को बेचा, वो कोर्ट्स वहाँ पे उनको टेक्निकल एडवांटेज दे जाती हैं टैक्स पेयर को। अच्छा जी, लोन और क्रेडिटर अमाउंट इज प्रेजेंट इन द लेजर एंड द बैलेंस शीट, बट ऑन वेरिफिकेशन इट इज रिवील्ड दैट एक्चुअल अमाउंट इज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिपोर्टेड। ये जो कल एक हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ी थी ऑफिसर की कि दिस इज अ केस ऑफ सप्रेशन ऑफ क्रेडिटर्स, कि फिगरें तो हैं लेकिन मिस रिपोर्टिंग है फिगर्स की। सप्रेशन ऑफ लाइबिलिटी लीड्स टू कॉरस्पॉन्डिंग सप्रेशन ऑफ एसेट, अगेन बी सी डी, यहाँ आप इसमें जा सकते हैं उसी लॉजिक के ऊपर, क्योंकि ये अब लोन और क्रेडिटर अमाउंट इज इन लेजर, लेकिन जो अमाउंट आपने पकड़ी है वो लेजर से नहीं पकड़ी। उसने कहा था 100 पार्टी से वेरीफाई किया, उसने कहा नहीं जी 100 नहीं 150। अब वो जो ऊपर की 50 है, इट इज नॉट अ क्रेडिट एंट्री इन अ बुक ऑफ अकाउंट, वो आपको थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन से मिली है। ठीक है, अगर आप वहां पे ए में लगाएं, हाँ अगर आपके अगेंस्ट लॉयर माठा है, उसकी कॉम्पिटेंसी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, तो शायद इस चीज़ को हाईलाइट ना करें। आप ए लगाएं और खामोशी से उसका जवाब दे दें और आगे कोर्ट्स में भी एजिटेट ना करें, लेकिन जो शार्प लॉयर होगा वो फ़ौरन कहेगा कि जनाब यू आर गोइंग आउट ऑफ योर स्कोप, दिस एंट्री हैज़ नॉट बीन पिक्ड अप फ्रॉम माई बुक्स ऑफ अकाउंट। या आपने थर्ड पार्टी से लिया है तो मेरा 111A लगता ही नहीं है। अगेन देयर इज़ अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें कोर्ट ये कहता है कि जनाब अगर कोई अमाउंट या कोई चीज़ ऐसी है जो टैक्सेबल है या इस तरह काम हो सकता है, और अगर आपने कोई गलत सेक्शन लगा दी है वो लगा दिए, तो आप टेक्निकलिटीज़ में ना पढ़ें, आप उसके सब्सटेंस को देखें। लेकिन उस जजमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रेट करते वक्त कोर्ट्स जो है ना वो अपनी मर्जी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कराची हाई कोर्ट के बड़े अच्छे डिसीजंस थे अपना, वो कहते हैं कि जी जो लॉ है आपका सब्सटेंटिव लॉ, वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता unless and until the act of the parliament gives power to the law कि जनाब ये with effect from anti date फलानी से ये स्टार्ट होगा, उस सूरत में लग जाता है। अच्छा जी, पार्लियामेंट ने पावर्स भी डिफाइन कर दी, उस पर कराची हाई कोर्ट ने फर्दर कहा हुआ कि नहीं जनाब, बेशक पार्लियामेंट ने बैक डेट से कर दिया, बट आई एम गोइंग टू क्लासीफाई इट कि कुछ ट्रांजेक्शन्स पास्ट एंड क्लोज्ड हैं और कुछ ट्रांजेक्शन अभी ओपन है। तो जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है उसमें उसने कहा कि जी पार्लियामेंट का विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट भी नहीं लगेगा। ठीक है, और वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, जिसपे वो कोर्ट कहता है कि जी इस नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को मैं पास्ट और क्लोज समझ रहा हूँ। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया था कि जी विद इफेक्ट फ्रॉम बैक डेट, उन्होंने कहा कि नहीं जनाब दिस इज अ पास्ट एंड क्लोज्ड ट्रांजैक्शन। कुछ ट्रांजैक्शंस को उन्होंने डिफाइन किया कि नहीं जी ये पास्ट एंड क्लोज नहीं है, तो इसके ऊपर लग सकता है ये विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अपनी। एनीवे, तो किधर थे हम ये? हाँ, अच्छा ये सप्रेशन ऑफ क्रेडिटर्स हो गया आपका। लोन और क्रेडिटर इज पेड बैक, यू हैड सर्टेन लोन और क्रेडिटर आपने किसी के देने थे, एंड आपने इसको कहां से पकड़ा कि दिस पेमेंट इज मेड थ्रू द वाउचर, वहां से कोई एंट्री पकड़ी गई कि वहां से आइडेंटिफाई हो गया कि जी इस ट्रांजैक्शन को वो ऑफ द बुक्स आगे ले गया है, लेजर और बैलेंस शीट में इसकी एंट्री नहीं करता, लेकिन वाउचर पे एक लगी हुई है कि जी इसने फलाने ट्रेड क्रेडिटर को इतनी अमाउंट पे ऑफ की है या इतना लोन किसी को पे ऑफ की है। तो अब क्या करें? जो पे वाउचर इज योर पार्ट ऑफ योर बुक ऑफ अकाउंट, तो अब इसकी दो इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं कि जब वाउचर में था तो इट वाज अ क्रेडिट एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरी ऑप्शन ये है कि जी जब उसने पैसे वापस किए तो ही वाज ओनर ऑफ दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, जब आपने किसी को लाख वापस किए हैं ट्रेड क्रेडिटर्स के या लोन के, आपके पास पैसे थे तो आपने दिए ना किसी को, तो इधर यू कैन गो इनटू बी और यू कैन गो इनटू ए, राइट। लेकिन बेहतर है कि अगर आप उसको क्रेडिट एंट्री के तौर पे ही रखें और ए में ही ले जाएं अपना कि जी ठीक है इधर से आपने उसको पे ऑफ किया अपना, क्योंकि बी में लेके जाएंगे तो फिर अभी मैं आपको जाके डिस्कस करता हूँ, आगे जाके कहेगा कि हाँ जी ठीक है मैंने पे बैक किया है, लेकिन ये मेरे पैसे नहीं थे, मैंने किसी से
उधार मांग के पैसे वापस दिए थे, लोन दिया था, आई वॉज नॉट दी ओनर ऑफ मनी। वो किस तरह करेगा वो अलग बात है। तीसरा इसमें देखें वो ये भी कह सकता है कि जी इट वॉज अ स्केयर्ड ऑफ लोन, ड्यूरिंग द ईयर लिया था, ड्यूरिंग द ईयर वापस कर दिया अपना, ड्यूरिंग द ईयर आया और ड्यूरिंग द ईयर चला गया। लेकिन उसके लिए आपको वॉचर में तो वो लेके गया था, लेजरों में नहीं लेके गया था, तो अब उसको एविडेंस के साथ ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, वरना नहीं हम मानेंगे कि इट्स अ स्केयर्ड ऑफ लोन, कि ड्यूरिंग द ईयर दिया और ड्यूरिंग द ईयर ही चला गया तो ये वापसी की है, तो फिर आने का किधर एविडेंस था अपना। ठीक है, इसकी मुझे बताइएगा। एक थोड़ी सी मैं आपको एग्जांपल और दूंगी कि एक केस के अंदर टैक्स पेयर ने क्या किया, बड़ा लेटेस्ट केस है वो। अगला था जी, लोन और क्रेडिटर हैज़ बीन पेड बैक एंड द फैक्ट केम टू योर नॉलेज थ्रू थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, नॉट इट वॉज नॉट इन लेजर और बैलेंस शीट और वाउचर। तो अब क्या करेंगे, अब आपकी मजबूरी है कि अब आप ए में नहीं जा सकते, अब आप बी में जाएंगे फिर, क्योंकि अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट यहाँ पे ऑल टुगेदर गायब हो गई हैं। अच्छा जी, ये जो बी है, बी हमने जो लगाया था उसकी एक्सप्लेनेशन ये थी कि जी कंसीलमेंट ऑफ कैश और द कॉरस्पॉन्डिंग एसेट विच वाज डिस्चार्ज टू पे ऑफ दिस लाइबिलिटी। कि अगर आपने किसी को पे ऑफ किया है तो हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा एसेट था जिसको आपने बेचा, या आपके पास इतना कैश था जिसकी मदद से आपने पैसे उतारे, राइट। जनरली कोर्ट वांट्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसेट, कि जी कौन सा एसेट था जो उसने बेचा या कौन सा कैश था। ठीक है, उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो वहाँ पर फिर हमारे पास और कोई डिफेंस नहीं होता कि उस अक्लमंद जज साहब को समझाएं कि जी इट्स अ डबल एंट्री सिस्टम, आई डोंट हैव टू आइडेंटिफाई दी एसेट। अगर आपने किसी के पैसे उतारे हैं तो इट्स कॉमन सेंस कि यहाँ आपने अपना कोई एसेट बेचा है या आपके पास उतना कैश था जो आपने किसी को रिटायर किया, और अगर कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन है तो वो दे दे अपना, उसकी प्लॉजिबल विद एविडेंस। इसको अगर आप डी में लेके जाएंगे कि यू अर्न सम अनएक्सप्लेन्ड इनकम विद विच द लोन वाज पेड बैक, तो ये फिर अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टेंट हो जाएगा अपना एज कम्पेयर टू ए और बी। जो बी जो था कि जी पहले आपने कुछ बिजनेस किया, सेल किया, ऐसी चीज़ की जो आपने ऑफ द बुक्स की, वहाँ से कमाया, तो अगेन इट वुड बी टू डिस्टेंट अ रिलेशनशिप। अच्छा जी, वो कहता है कि जी इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा इस पॉइंट को। अच्छा, लास्ट था आपका एक क्वेश्चन कि एंटायर अमाउंट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वुड बी एडेड और द डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर आपके बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स एस्टैब्लिश होते हैं, आपको पता लग जाता है कि लेट अस से 150 रुपीज़ की एक ओपनिंग अमाउंट थी और साल के आखिर में 175 रुपीज़ की क्लोजिंग ट्रेड क्रेडिटर्स की अमाउंट है, और वो बोगस निकल आती हैं, तो आप सारी अमाउंट 175 की करेंगे या डिफरेंस बिटवीन ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का करेंगे। ओपनिंग बैलेंस था आपका 150 ट्रेड क्रेडिटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस था ईयर का 175, और साबित हो गया कि 175 के 175 सारे के सारे बोगस हैं। तो अब एंट्री किस अमाउंट की करेंगे हम? 175। तो 150 तो पिछले साल से आ रही है, तब की बात है, पर वो तो फिर पिछले साल से आ रही है, ओरिजिनेट तो वहाँ से हो रही है। डिफरेंस करेंगे, वो तो डिफरेंस करेंगे, आप डिफरेंस करेंगे, क्योंकि ओपनिंग जो आपकी एंट्री है 150 की वो पिछले साल को बिलोंग करती है, सारा आप इस साल नहीं कर सकते। इस साल आपके बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स आए हैं 175, ओपनिंग 150 था, तो 25 उसने एडिशनल की, बाकी जाली काम उसने पिछले साल से किया हुआ, वो पिछले साल में जाके आपको हिट करना पड़ेगा। जिस साल से उसने वो इफेक्ट लिया है उस साल में आपको उसको वो हिट करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स, अगर साबित हो जाता है कि बोगस एंड ट्रेड क्रेडिटर्स, तो ट्रेड क्रेडिटर्स कौन है? समबडी हु हैज गिवन यू द रॉ मटेरियल ऑन क्रेडिट, और रॉ मटेरियल इज फॉर द पर्पस ऑफ योर प्रोडक्शन, परचेजेस की। तो अगर ये बोगस ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, वुड वी डिसअलाउ कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंस इन परचेज अपार्ट फ्रॉम 111A? कि अगर ट्रेड क्रेडिटर्स आपके बोगस हैं तो परचेजेस बोगस हो गई ना आपकी। ट्रेड क्रेडिटर्स अगर बोगस हैं तो परचेजेस बोगस होगी टू दैट एक्सटेंट। तो क्या सिर्फ 111A लगाएंगे या कॉरस्पॉन्डिंगली परचेजेस भी हिट करेंगे? क्या ओपिनियन है आपका इस पे? 111A
वरना 111A करेंगे ना, वरना कोर्ट्स के साबित करेंगे किससे परचेज की कब की। नहीं 111A तो करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ क्या परचेजेस को भी हिट करेंगे हम। डबल थोड़ा है, इट्स अ डबल एंट्री सिस्टम, आप 2 दफ़ा ये नहीं करेंगे, इट वुड बी अ डबल जैपर्डी। जब आपने ट्रेड क्रेडिटर्स उसके बोगस करार दे दिए तो उसका फैक्ट ऑटोमेटिकली डबल एंट्री सिस्टम में आ जाएगा। उतनी अमाउंट से जब आपने उसकी इनकम एनहांस की है तो ऑटोमेटिकली उसका फैक्ट आ गया है। परचेजेस डिसअलाउ करेंगे तो इट वुड बी अ डबल जैपर्डी। डीएस है ना आपका, डबल एंट्री सिस्टम है, एक एंट्री हिट कर दी, दूसरी ऑटोमेटिकली उसकी इनकम पे फर्क पड़ जाएगा। वो दूसरी साइड से परचेजेस भी डिसअलाउ करेंगे तो ये आपने डबल जैपर्डी कर दी एक ट्रांजेक्शन के ऊपर। अगर ट्रिपल नंबर ने ना लगाया परचेजेस अलाउ करते हैं वो उसकी कंडीशन नहीं, परचेजेस तो आपको डायरेक्टली नहीं ना पता लग रहा, आपको तो बोगस क्रेडिटर से पता लगा, आपकी ऑब्जर्वेशन वहाँ से ओरिजिनेट हुई है ना अपना। तो उसने मतलब आइडेंटिफाई किया होगा, क्रेडिटर्स को भी तो रिलेट किया होगा। हाँ, लेकिन आपने परचेजेस से नहीं आइडेंटिफाई किया था, आपने तो वहाँ से बैलेंस शीट से एक एंट्री उठाई थी और वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की कि जी मैंने लेटर्स लिखे और उन पार्टीज़ ने इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारा इसके साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, अगर उधर से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी एक ही बात है कि परचेजेस अगर डिसअलाउ करेंगे तो वो डी में जाके होंगी, वो इधर नहीं होंगी। लेकिन फिर अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड एवरी डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 174 सबसेक्शन 2 शुड बी हिट अंडर 111D1? वो आपको मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ कि 174 और 111 जो है आपका डी, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, लॉ में रिडंडेंसी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि लैक ऑफ एविडेंस को आप यहाँ पे हिट कर दें। अगर लैक ऑफ एविडेंस को इधर हिट करना शुरू हो जाएंगे तो 174 सबसेक्शन 2 रिडंडेंट हो जाएगा। 174 सबसेक्शन 2 टू द एक्सटेंट ऑफ लैक ऑफ एविडेंस है, ये उस वक्त है जब आपने एविडेंस की बजाय थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कर ली और ये एस्टेब्लिश कर दिया कि द ट्रांजैक्शन डिड नॉट हैपन, इट वाज अ फैब्रिकेटेड फेक ट्रांजैक्शन, तब आप इधर जाएंगे। अगर आपने थर्ड पार्टी वेरीफाई नहीं किया, सिर्फ एविडेंस लैकिंग है, तो फिर 174 सबसेक्शन 2 में जाएंगे। और अगर आप लालच कर रहे हैं कि जी मैं 100% पेनल्टी भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो फिर आपको ये रिस्क है कि थर्ड पार्टी वेरीफाई करें और वहाँ से वेरिफिकेशन आ जाए तो फिर 174(2) भी नहीं लगेगा डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस, क्योंकि थर्ड पार्टी ने वेरीफाई कर दिया तो फिर 174(2) भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो सर्कमस्टांसेस की बात करता है। तो सर्कमस्टांसेस में एस्टेब्लिश हो गया बाय थर्ड पार्टी कि जी हाँ ये ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है अपना। ठीक है जी, इसमें 100% पेनल्टी वाला जो इम्पोजिशन है ये अब ऑडिट के पार्ट पे नहीं रह जाता जी ये ऑडिट के पार्ट पे अब नहीं रह जाता, वो रेफर करना पड़ेगा एनफोर्समेंट को। नहीं, पेनल्टी आप ही लगाएंगे अगर ऑडिट की प्रोसीडिंग्स आपने चलाई हैं, एसोसिएटेड है ना। इसमें फिर वो हमारे पास उसमें कैलकुलेशन में नहीं आता डाटा में, इसका सेपरेट नोटिस जाता है ना अलहदा। वो भी हम ऑडिट की तरफ से। ये 111 का जब आप लगा देंगे तो फिर उसके बाद एक सेपरेट नोटिस पेनल्टी का अलहदा आपने उसको इशू करना है, उसका अलहदा ऑर्डर पास करेंगे आप अपना। अच्छा जी, अच्छा जी, बी पे चलते हैं। अभी आपको मैं ए का वो आंसर बताऊंगा कि वहां पे क्या चीज थी। बी कहता है जी, अ पर्सन हैज मेड एनी इन्वेस्टमेंट और इज द ओनर ऑफ एनी मनी और वैल्यूएबल आर्टिकल। तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट आपकी है शेयर्स में, डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, टी बिल्स, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स। इन्वेस्टमेंट इन समबॉडीज बिजनेस कि जी मैं पार्टनर हूँ, स्लीपिंग पार्टनर हूँ, 25% शेयर मेरा है, ठीक है, हमने एओपी में मिलके बिजनेस कर रहे हैं अपना, मशीनरी में है, प्लॉट है, हाउस है, ये सारी आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मनी के आपका कैश, लॉकर, डॉलर्स बैंक में रखे हुए, सेफ में रखे हुए। वैल्यूएबल आर्टिकल्स आपकी रोलेक्स वॉच, पर्शियन रग, डायमंड सेट, एंटीक्स, फला फला फला। बुक के अंदर कुछ 38 के अंदर भी सेक्शन के अंदर कुछ मेंशन की हुई चीज़ें, ठीक है जी। तो बी आपको कहता है कि एसेट टाइप आपकी है, ये अकाउंट टाइप एसेट है, और एसेट्स के अंदर आपके टेंजिबल और इनटेंजिबल्स दोनों आ जाते हैं, ठीक है। जब हम एसेट का सोचते हैं तो उमूमन वी कम टू थिंक ऑफ समथिंग फिजिकल। दिस इज अपार्ट फ्रॉम फिजिकल कि इफ यू आर द ओनर ऑफ अ पेटेंट जिसको आपने नहीं डिक्लेयर किया, इफ़ यू आर ओनर ऑफ अ सीक्रेट फार्मूला जो आपने परचेज की है, कोई गुडविल परचेज की और आप उसको डिक्लेयर नहीं करते,
तो आप यहाँ पे कवर हुए थे। टैंजिबल इनटैंजिबल आइटम्स दैट द कंपनी ओन्स दैट हैव वैल्यू, कैश, इक्विपमेंट, दिस। अच्छा, ये जो एंट्री है आपकी, इट इज ईदर पिक्ड फ्रॉम बुक्स और इट इज आउट ऑफ बुक्स। बैलेंस शीट से पिक नहीं हो सकती, क्योंकि बैलेंस शीट पे आ गई तो उसने खुद आपको वो चीज डिक्लेयर कर दी। बैलेंस शीट उसकी बैलेंस है तो वो आइटम उसने उसको डिक्लेयर कर दी। बैलेंस शीट से पिक नहीं होगी, ये बुक से पिक हो सकती है कि कुछ एसेट्स बुक में नजर आए, आपको लेजर में नजर आए, लेकिन वो बैलेंस शीट में लेके नहीं गया, राइट। यहां आपको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, जिस तरह हमें आजकल वो ई स्टैंपिंग के डाटा की इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि वहां से आ गई, तो वो आपके पास यहां पे होगी, लेकिन ये अदर देन दैट आपको नहीं मिलेगी। सो इफ यू डिस्कवर कार, लॉकर, डायमंड, ये सारी उसमें कवर हो जाती हैं। इफ यू हैव गिवन एडवांस और लोन टू अदर्स, अब ये जो आपने लोगों को एडवांस से लोन दिया है, दिस इज योर एसेट। It is established through vouchers but not in ledgers, or ledger has not been provided or not on balance sheet, या थर्ड पार्टी से आपको मिल जाता है। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस गिवन टू एन एंटिटी, तो ये सारी 111B के अंदर आपकी हिट हो जाएंगी, राइट। बी रिलेटिवली सिंपल है। इफ यू हैव रिसीव्ड बैक और एडवांस और लोन फ्रॉम अदर्स, तो यहाँ ये बी में हिट होगा, या फिर वहीं से if you have received back advance loan from others established through vouchers or third party information but not in ledgers, or ledger has